देखिए दो वर्ब होता है एक होता है फाइंड, और फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है बताओ? V2 V3। कोई बता सकता है क्या है? फाइंड का क्या होगा? फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फाइंड, बताओ। फाउंड, फाउंड होता है ना? फाइंड फाउंड फाउंड होता है ना? ये होता है फाइंड फाउंड फाउंड होता है, और कुछ होता है? और ध्यान दीजिए ये फाइंड का मतलब क्या होता है? कुछ खोजना, टू सर्च समथिंग, है ना? और अगर हम बात करें एक और वर्ब होता है फाउंड, FOUND। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, फाउंड इज सेकंड थर्ड फॉर्म है फाइंड का, लेकिन फाउंड अपने आप में एक और वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू स्टैब्लिश, तो कुछ स्थापित करना। ही हैज फाउंडेड दिस इंस्टीट्यूट, है कि नहीं? तो इसका इस फाउंड का क्या होता है सेकंड थर्ड फॉर्म? फाउंडेड, फाउंडेड, FOUNDED, फाउंडेड और फाउंडेड। अब देखिए कि मीनिंग किसका चाहिए आपको। हम क्या बताए कि इस फाउंड का मतलब क्या होता है? कुछ स्थापित करना, कुछ किसी चीज का नींव रखना। जैसे मान लो कि ये इंस्टीट्यूट अगर बना, बोलेंगे फलना सर ने इस कोचिंग का नींव रख दिया, फाउंड कर दिया। तो ये फाउंड का मतलब है स्थापित करना, कुछ या स्थापित करते हैं, तो यह तो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। इस फाइंड का अर्थ क्या है? इस फाइंड का अर्थ होता है कोई चीज खोजना, गलती खोजना, किसी इंसान को खोजना, है ना? कोई जॉब खोजना है। पाना पाना तो गेट होता है, ठीक है? तो बताओ कि हम फाइंड ये वाला लिखें कि फाइंड ये वाला लिखें? यहाँ पर किसका मीनिंग चाहिए, फाइंड का कि फाउंड का? फाइंड का चाहिए, क्योंकि हम मिस्टेक खोजने की बात कर रहे हैं। ये तो स्थापित कर रहा है, ऐसा थोड़ी है कोई एरर को स्थापित क्या करेगा, है ना? इसका मीनिंग क्या है? खोजना। इसका मीनिंग क्या है? स्थापित करना। तो हमको मीनिंग चाहिए फाइंड का कि फाउंड का? फाइंड का, क्योंकि एरर को फाइंड करते हैं, एरर को फाउंड नहीं करते, ठीक है ना? तो गलती क्या कर दी है? दूसरी बात यह है कि कुड क्या होता है? मॉडल वर्ब होता है। तो कुड के बाद लिखे गए जो मेन वर्ब है किस फॉर्म में आएगा? बेस फॉर्म में, V1 फॉर्म में। तो क्या लिखोगे? फाइंड। इसको काटो, क्या लिखोगे यहाँ पे? फाइंड, FIND। ही कुड नॉट फाइंड एनी मिस्टेक इन द सेंटेंस। तो कई बार हम गलती क्या कर देते हैं कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, या फिर जो कोई और वर्ब है लिखना कुछ और है और लिख कुछ और देते हैं। स्वाभाविक सी बात है। फाइंड का मतलब क्या होता है? खोजना। और कुड, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ क्या लिखते हैं? वर्ब का बेस फॉर्म, या क्या बोलते हैं उसको? V1 फॉर्म, ठीक है? तो ये हमारा बेस फॉर्म है, ये हमारा बेस फॉर्म है। तो फाइंड, फाउंड, 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 फाउंडेड, फाउंडेड, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं कि फाउंड खुद एक वर्ब होता है बेस फॉर्म में। इसका मतलब होता है स्थापित करना। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। समझ में आ गया? क्या बताओ? हाँ, हाँ, हाँ। तो आप ये लिखिए, फाउंड लिखोगे। जैसे मैं लिखूंगा दे फाउंड दिस इंस्टीट्यूट, ये हो जाएगा उन्होंने उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को स्थापना कर सके, ठीक है ना? आई कैन फाउंड स्कूल, मैं एक स्कूल स्थापित कर सकता हूँ, ये हो जाएगा, ठीक है? तो जहां पर स्थापित, हाँ, अगर आप मान लो कि सेकंड फॉर्म चाहिए तो लिख दोगे आप फाउंडेड। तो फाउंड होता है बेस फॉर्म, जिसका मतलब क्या? स्थापित करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? फाउंडेड, फाउंडेड। किसका? जैसे आप लिख लो ही हैज, ये बीच में क्या आ गया? ही हैज फाउंडेड, he has founded this institute, this institute, ठीक है? ही हैज फाउंडेड दिस इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है। अब जानते हैं कि हैज हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? फाउंडेड। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या? उन्होंने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, ठीक है? तो ही हैज फाउंडेड, तो यहाँ पर फाउंडेड का मतलब क्या होगा? स्थापना करना। अब ये वाला नहीं, हट जाएगा। ये फाउंड होता है, फाउंड होता है, ये फाउंडेड, फाउंडेड होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आई शैल रिटर्न योर बुक बैक नेक्स्ट मंथ। बताइए इसमें क्या गलती कर दी? आई शैल रिटर्न योर बुक बैक नेक्स्ट मंथ, सेल नहीं होगा, है ना? अब बताएंगे सेल क्या होता है? मॉडल वर्ब होता है। आई हमारा सब्जेक्ट है, सेल हमारा मॉडल वर्ब है, और रिटर्न क्या हो गया? हमारा मेन वर्ब। योर बुक क्या हो गया? योर बुक जो है रिटर्न का क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट, है ना? व्हाट यू हैव रिटर्न योर बुक, है कि नहीं? बैक नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ हमारा क्या है? ये एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा? टाइम, ठीक है?
अब बताओ कि इसमें गलती क्या है, इसमें लिंकिंग वर्ब कैसे हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब क्या होता है? जो लिंक करता है सब्जेक्ट को हम अपने कंप्लीमेंट से, है कि नहीं? हम देख रहे हैं ऐसा कुछ इसमें है नहीं। इसमें रिटर्न करना एक्शन है, और हमें एक्शन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान रखिएगा कि एक्शन वर्ब जहां भी मिल जाएगा तो एक्शन वर्ब के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ना कि कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमेशा आता है कहां पे? कहां पे आएगा? हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद। जहां भी लिंकिंग वर्ब मिल जाए उसके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएगा। ठीक है? लेकिन जहां भी एक्शन वर्ब मिल जाएगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर आएगा तो होगा ट्रांजिटिव वर्ब, बताए थे आप लोग को। अगर नहीं आएगा तो इंट्रांजिटिव हो जाएगा वो। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे अब एक चीज बात बताओ, एक यहाँ पर वर्ब आपने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रिटर्न। इसका मीनिंग क्या बता सकता है कोई? हाँ, वापस करना। रिटर्न का मतलब होता है टू गिव बैक। रिटर्न का मतलब क्या होता है? टू गिव बैक, है ना? अब बताइए, जब इसका मतलब पहले से ही गिव बैक है तो इसमें फिर बैक कहा फालतू का लिख दियो। इसका मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब, तो रिटर्न, री का मतलब क्या होता है? गिव समथिंग बैक। ठीक है? तो री का मतलब होता है क्या? तो हम देख रहे हैं कि बैक जो है इसमें पहले से ही शामिल है। किसमें? रिटर्न में। तो फिर बैक जबरदस्ती का क्या है इसमें लिख रहे हो? तो गलती क्या कर दी है? इसमें बैक लिखा हुआ है, गलत है, इसको काटो, अब सही हो जाएगा। आई शैल रिटर्न योर बुक नेक्स्ट मंथ। तो उससे क्या दिक्कत है? वो मतलब नहीं है। बैक यहाँ पर क्या है? गिव। रिटर्न बैक का मतलब होता है ये। ठीक है? रिटर्न का मतलब ही होता है गिव बैक। ठीक है? तो इसमें तो बैक पहले से ही सही लिखा हुआ है, तो फिर बैक बैक दोबारा क्यों क्यों हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा ना फिर। ठीक है? रिटर्न का मतलब ही होता है वापस करना। तो अब उसको वापस मतलब आप लिए लिए होगे फिर वापस कर रहे हो, तो इसमें बैक का मीनिंग पहले से ही है, ऑलरेडी शामिल है। तो फिर बैक फालतू का क्यों लिखना? गलत हो गया ये, हटाइए। क्या लिखोगे? आई शैल रिटर्न योर बुक नेक्स्ट मंथ। आंसर। बैक हटा दो। ठीक है? तो ध्यान देना है। तो रिटर्न का मतलब जाने क्या होता है? टू गिव समथिंग बैक। जैसे रीराइट होता है, राइट अगेन, है ना? और उसमें कहीं हम अगेन लिख दें, गलत हो जाएगा वो। तो री का मतलब ही होता है क्या? अगेन। री का मतलब होता है अगेन, या फिर कोई चीज रिपीट करना। तो इसमें बैक का मीनिंग पहले से ही शामिल है, तो क्यों उसको बार बार चीजों को मेंटेन करेंगे? आगे देखिए, द ओल्ड मैन स्ट्राइक्ड द बॉल विथ ऑल हिज माइट। बताइए, द ओल्ड मैन स्ट्राइक द बॉल विथ हिज ऑल हिज माइट। यहां पर माइट का मतलब क्या बता सकता है कोई? आधी रात। यहाँ स्ट्राइक का मतलब क्या है? हाँ, हिट करना। वही बात, सही बात। बताओ जल्दी। स्ट्राइक, यहाँ पर गलती क्या कर दिया बताओ कोई? यहाँ मिस्टेक क्या है? द ओल्ड मैन स्ट्राइक द बॉल विथ ऑल हिज माइट। यहाँ पर माइट का मतलब है पावर। ध्यान रखना, माइट ना, एक कहावत है, माइट इज राइट, जिसके लाठी उसकी भैंस। नाम सुना है कभी? तो माइट इज राइट होता है ना, तो उसी को बोलते हैं माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ माइट का मतलब पावर है। क्या है? पावर। माइट मतलब क्या है? फोर्स, पावर। ठीक है? तो कह रहा है कि अपने पूरे शक्ति के साथ उस क्या किया? बॉल को स्ट्राइक किया वो। ठीक है? अब बताइए क्या गलती कर दी? देखिए, अब एक जो स्ट्राइक जो लिखे हो ना, यह स्ट्राइक जो होता है ये किससे बना? स्ट्राइक से, STRIKE। अब वास्तव में ना स्ट्राइक्ड कोई वर्ब का फॉर्म होता ही नहीं है। स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक होता है। क्या होता है? स्ट्रक। सेकंड फॉर्म क्या होगा इसका? V2 और V3। स्ट्रक, STRUCK। ठीक है? और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? स्ट्रक ही होगा। इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? स्ट्रक, STRUCK। ठीक है? तो हम देख रहे हैं कि स्ट्राइक कोई वर्ब का फॉर्म होता ही नहीं है। स्ट्राइक होता है बेस फॉर्म, V1 फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। तो यहाँ गलती क्या कर दिए थे? यहाँ पे स्ट्राइक क्या लिखोगे? द ओल्ड मैन स्ट्रक द बॉल विथ ऑल हिज माइट। ठीक है ना? तो स्ट्राइक्ड है, क्या समझ नहीं आया? कह रहे हैं कि स्ट्राइक्ड लिखा हुआ है ना इसमें। स्ट्राइक जो है कोई वर्ब का फॉर्म होता ही नहीं है। स्ट्राइक होता है बेस फॉर्म, और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक, स्ट्रक। ठीक है? तो स्ट्रक्ड तो कोई वर्ब का फॉर्म है ही नहीं जो आप लिखे हुए हैं, तो ये गलत हो गया। क्या लिखोगे? द ओल्ड मैन स्ट्रक द बॉल विथ ऑल हिज माइट। आंसर हो गया। ठीक है? तो स्ट्रक और स्ट्रक होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, लगता है कि लास्ट ही है। चलो, ये था आपका वर्ब का। अब हम आते हैं लेक्चर 2 में। आपको PDF मिल जाएगा जिसका, ठीक है? PDF पहुंच जाएगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर।
आप चाहें तो निकलवा लीजिए, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, पीडीएफ तो रहेगा ही, पीडीएफ रहेगा मोबाइल में, कभी भी देख सकते, एज जैसा लिखा हुआ है एज इट इज रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ आज पहुंच जाएगा, आज इसलिए बोला कि जब एक एक खत्म हो जाए हम दूसरा भेज देंगे। ठीक है, मतलब ये चला जाएगा। हो गया ना, आगे बढ़े। चलिए, किसी को अगर समझने में दिक्कत हो तो पूछना। यहाँ भागवत कथा नहीं हो रहा है कि बैठ के हाँ हाँ वाह 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 क्या बात है सर, कितना अच्छा कहानी है, इसलिए पूछना पड़ेगा। आप कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछिए। नहीं नहीं, इसी के चलेगा ना, लेक्चर 2 तो अभी लेक्चर 1 चल रहा था ये। ठीक है, तो इतना किसका, वर्ब का। देखो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम चाहते थे इसको अवॉइड मतलब 2-3 चैप्टर में खत्म कर देते। तो बात है कि लंबा का मतलब 1 साल पढ़ना थोड़ी है बात यह है कि वर्ब पूरे इंग्लिश का रीढ़ का हड्डी होता है। ठीक है ना, क्योंकि बिना किसी सेंटेंस में बताओ जहां वर्ब नहीं हो, वर्ब जहां पे है वहां सब्जेक्ट होगा। तो वर्ब के बिना, जैसे जीव क्या बोलते हैं कि जल ही जीवन है, उसी तरह से इंग्लिश में क्या है, वर्ब ही जीवन है। वर्ब निकाल दो पूरा इंग्लिश खत्म। अब वर्ब ऐसा टॉपिक है ना कि टेंस में, एक्टिव पैसिव में, कंडीशन में, सब जगह काम करता है, एडवर्ब में, है ना। तो आइए, अब देखिए आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, ठीक है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ तक में किसी को डाउट है तो बताइए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखिए हम आपको रूल नहीं लिखवाते। रीजन क्या है कि रूल से आप पढ़िएगा तो चीजें लिमिट हो जाती हैं, फिर सोचना बंद कर दीजिएगा। आप समझ के पढ़िए कि क्या है, क्यों है, कैसे है, तो कभी भी गलती से भी गलती नहीं करोगे। और जो लोग ये समझते हैं कि सर हम रूल से पढ़ के हम कंपटीशन निकाल लेंगे, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, संभव है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि आपका अंडरस्टैंडिंग और शार्प करता है। ठीक है, आगे जाओ। वी हैव ऑलवेज एंड, देखो क्वेश्चन वही वाला इसमें भी है, वी हैव ऑलवेज एंड विल डू आवर जॉब। बताओ इसमें क्या कुछ इरर दिख रहा है आपको, क्या क्या गलत। अब एक बात बताओ, आप क्या यहाँ पर हैव जो है क्या है, मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब का स्वाभाविक सी बात है, वी हैव ऑलवेज एंड विल, और यहाँ पर विल भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो विल सेल क्या होता है, मॉडल वर्ब। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं आप, बेस फॉर्म। बताए थे ना आई विल गो, तो गो क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म। लेकिन एक बात बताओ, हैव के बाद जो जिस वर्ब का इस्तेमाल करता हूँ किस फॉर्म लिखा जाता है? हैज, हैव, हैड के बाद आप वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं? विथ थ्री फॉर्म लिखते हैं। और देख रहे हैं वहां पे मिसिंग है। अगर दोनों, देखो मान लो यहां पर रहता कैन, कैन रहता तो यहां पर हम मान लेते कि दोनों कॉमन कर देते, क्योंकि इसके साथ भी लगता है V1 और विल के साथ भी क्या लगता है, V1। लेकिन देख रहे हैं कि सर हैव के साथ तो V3 लगता है, तो ये पार्ट ही गायब कर दिया आप, है कि नहीं? तो क्या गलती कर दी है, क्या लिखोगे, वी हैव ऑलवेज, आप क्या यूज करोगे, डन। वी हैज ऑलवेज डन एंड विल डू आवर जॉब। क्यों ऐसा कर दिए? क्योंकि अगर यहां पर कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब लिखा होता जिसके साथ V1 आता है तो हम कॉमन कर देते मेन वर्ब को, है कि नहीं? क्योंकि दोनों के साथ क्या लिखा रहता है, V1। लेकिन देख रहे हैं सर कि हैव के साथ तो V3 आता है, वो छोड़ा हुआ चीज है। तो कभी भी अगर सेंटेंस में दो ऐसा हेल्पिंग वर्ब लिखेगा जिसके साथ दो अलग अलग वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल होता हो, तो उसके उसके साथ लिखा कीजिए। ठीक है, तो वी हैव ऑलवेज डन एंड विल डू आवर जॉब, अब जाके सही हो गया। ठीक है, वी हैव ऑलवेज डन एंड विल डू आवर जॉब, हो गया, ऑल क्लियर, एनी डाउट टिल नाउ? आगे बढ़े हम, चलिए नेक्स्ट चाहिए, ही कैन एंड विल हेल्प यू। बताओ सेंटेंस सही या गलत है? ध्यान से, ध्यान से। अब मैं बोल दूं कि नहीं, दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट, तब ठीक है, अब आपके आंसर को हम मान लेते हैं, सपोज योर आंसर इज राइट। ठीक है, बट यू हैव टू जस्टिफाई हाउ दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। क्योंकि आंसर बताना, देखिए हम बोलते हैं कि आपका अगर आंसर सही भी है, अगर लॉजिक गलत है तो आंसर आप सही नहीं मानते। लॉजिक सही तब आंसर सही, पहले आंसर मान में नहीं करेंगे हम, पहले हमको लॉजिक चाहिए, वाई। क्या है? हाँ वेरी गुड, कैन भी है और विल भी है। अब एक बात बताओ, आप जानते हैं कि कैन और विल दोनों क्या है, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, V1 फॉर्म या बेस फॉर्म, है कि नहीं? तो बताओ कि यहाँ पे हेल्प कौन सा फॉर्म है, V1 या बेस फॉर्म ही है। तो बस यहाँ पर मेन वर्ब कॉमन कर दिए, सही हो गया। सिंगल की बात नहीं, हम देखो यहाँ पर हम डन क्यों कर दिए, क्योंकि हैव के साथ V3 आता है।
लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कैन और विल के साथ तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, तो मेन वर्ब को कॉमन कर दो, सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस सही है। ठीक है ना? क्यों ऐसा? हम चाहें तो हालांकि लिख सकते हैं कि वी कैन हेल्प एंड विल हेल्प, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि दोनों ही मॉडल वर्ब हैं और दोनों के साथ क्या यूज करते हो? वर्ब का बेस फॉर्म, तो मेन वर्ब को कॉमन कर लो यहाँ पे, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अगर यहाँ पे लिख देते हैं हैज, तब गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हैज के साथ कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म, है ना, तब गलत हो जाता। लेकिन देख रहे हैं कि कैन और विल जो है दोनों तो सेम ही मतलब मॉडल वर्ब है, और उनके साथ वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, भी1 इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है? सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं कि जो मेन वर्ब है उसको कॉमन कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? तो कभी भी अगर आप राइटिंग में मैसेज या कहीं टाइप कुछ लिखते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखते क्या, ऐसा लिखा ही जाता है। ठीक है, लिखने का एक तरीका है। ही हैज एंड मे हर्ट अस अगेन। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पर ही क्या है हमारा? बताओ, सब्जेक्ट है हैज और मे, यहां पर दो अलग, ध्यान देना, दो अलग अलग यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। हैज के साथ क्या इस्तेमाल करते हो? वर्ब का V3 फॉर्म, और मे के साथ वर्ब का बेस फॉर्म। लेकिन आप ये जानते हैं कि हर्ट का मतलब क्या होता है? किसी को चोट पहुंचाना, सही होता है ना? ऐसा लिख देता हूं, हर्ट का मतलब क्या होता है? किसी को दुख या चोट पहुंचाना, है ना? तो हर्ट का सेकंड फॉर्म और हर्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हर्ट 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 ही होता है ना, हर्ट, और थर्ड फॉर्म भी हर्ट ही होता है, फर्स्ट फॉर्म भी हर्ट, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी क्या होता है? हर्ट ही होता है। तो क्या लिखा, उसको लिखा हुआ छोड़ दें ऐसे ही, या कुछ चेंज करें उसमें? बताओ, बताइए। देखो, हम जान रहे हैं कि हर्ट का सारा फॉर्म हर्ट 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 ही होता है, ठीक है? तो क्या मे के साथ तो बेस फॉर्म इस्तेमाल कर लिए, तो हैज के साथ हम क्या लिखते हैं? V3 फॉर्म। तो क्या हम मान लें कि हर्ट ही लिखा छोड़ दें उसको? नहीं, गलत हो जाएगा। हम मानते हैं कि सबका, तीनों का फॉर्म एक ही होता है, लेकिन चूंकि हैज एक अलग हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ आप क्या लिखते हैं? थर्ड फॉर्म, तो इसको वहां पर हर्ट लिखना ही पड़ेगा। हैज हर्ट, यहाँ पे हैज HURT। मान लो यहाँ पर आता विल सेल, तो छोड़ दे, कॉमन कर लेते। लेकिन देख रहे हैं कि हैज के साथ V3, हालांकि फॉर्म एक ही है, लेकिन फिर भी आपको हर्ट लिखना पड़ेगा। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि इसके साथ अब मान लो कि अब ये हर्ट है तब ना, यहाँ पर आता गो, तो इसमें गलत हो जाता। ही हैज हर्ट, उसने किसी चोट पहुंचा दिया है, ही हैज हर्ट एंड मे हर्ट, और उसको और फिर चोट कोई पहुंचा सकता है। पहले भी चोट लगा हुआ है हमको, फिर तुम चोट पहुंचाने की बात कर रहे हो, ये हो गया। ये पहले से ही इंसान परेशान है, फिर तुम उसको और परेशान कर रहे हो, है कि नहीं? इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि ये तो पहले से ही इंसान उसको चोट पहुंचा हुआ है, अब हो सकता है बाद में और चोट पहुंचा दे। ही हैज हर्ट एंड मे हर्ट अस अगेन, क्या लिखा हुआ है देखो, अगेन। अगेन मतलब एक बार चोट पहुंचेगा उसको, है ना? अगेन का मतलब क्या है? कि उसको एक बार चोट लग चुका है, कहीं दोबारा चोट और ना लग जाए। ठीक है, सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब मिल जाए जिसके साथ अलग अलग आप लिख सकते हैं, तो उसको उसके साथ ही लिखा कीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या था कि विल, कैन और विल एक ही था, तो कॉमन कर दिया मेन वर्ब को, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखोगे? ही हैज हर्ट एंड मे हर्ट अस अगेन। आंसर क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आई एम एट होम एंड इज वॉचिंग मूवी। अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं अगर कि इसमें एम क्या है? मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? ध्यान से, इस पूरे सेंटेंस का बताइए सब्जेक्ट कौन है? पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है ना? ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ये एक सिंगल सेंटेंस है, ये पूरा एक सिंगल सेंटेंस, आई एम एट होम, मैं लिखूं तो सही है गलत है? अगर मुझे बोलना है कि मैं घर पे हूं, तो कैसे बोलोगे? आई एम एट होम, है कि नहीं? चलिए, एंड इज वॉचिंग मूवी, मैं घर पे हूं और मूवी देख रहा हूं, सिनेमा देख रहा हूं, ठीक है? तो एक बात बताओ, आई जब पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो यहां पर एम मेन वर्ब हो जाएगा ना? मैं बोल रहा हूं मैं घर पे हूं, आई एम एट होम, तो बताए थे कि इज एम आर मेन वर्ब के साथ साथ कैसे काम करता है? एज ए हेल्पिंग वर्ब, बताए थे ना? तो अगर इज एम आर अकेला है तो मेन वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो ये अगर ये पूरा एक सेंटेंस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक में, तो यहाँ पर एम क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, मेन वर्ब है ना? तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एम मेन वर्ब है। अब ये बताओ, क्या हम आई के साथ इज लगाते हैं? ये गलती हो गया, इसको हटाओ पहले यहाँ से, फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा एम। क्यों ऐसा कर दिए? क्योंकि ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर दोनों हेल्पिंग वर्ब होता तब हम कॉमन कर देते, लेकिन देख रहे हैं कि ये एम मेन वर्ब है और यहाँ पर एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग के लिए, और वॉचिंग क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। ठीक है, तो उस केस में आपको एम लिखना पड़ेगा अलग अलग, आई एम एट होम एंड आई एम वॉचिंग मूवी।
मूवी देखिए, वॉच मतलब होता है देखना, मूवी देखना, ठीक है ना। आई एम वॉचिंग, तो वॉचिंग एक एक्शन वर्ब है, और जहाँ बताया था कि एक्शन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, ठीक है। सी, तो सी स्टेट भी होता है और सी एक्शन भी होता है। तो सी का मतलब अगर नोटिस करना, बताया था ना कि सी का मतलब अगर नोटिस करना है तो डोंट राइट इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। लेकिन सी का मतलब अगर देखना है, जैसे व्हाट आर यू सीइंग, आप क्या देख रहे हैं, है ना, इस तरह से। तो वॉचिंग क्या होता है, एक एक्शन वर्ब है, ठीक है। आप आई मोमेंट होता है उस टाइम, देख रहे हो, कभी आंख मटपटा रहा है, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर देखते हैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आई मोमेंट कर रहा है, वॉचिंग हो जाएगा वो। वॉचिंग मतलब होता है ध्यान से देखना उसको, रीड करना देख के, ठीक है। तो ये क्या लिखोगे, आई एम एट होम एंड एम वॉचिंग मूवी। हाँ, अब गलती क्या कर दिए थे, क्योंकि आई के साथ इज नहीं आता है, क्या आता है, एम आता है, तो इज काटो एम लिखो, सही हो जाएगा। क्लियर है, किसी को समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है किसी को, आगे बढ़े चलिए। आई एम रेस्टिंग एंड इज रीडिंग अ बुक, बताओ यहाँ क्या गलती कर दी है। अब देखो यहाँ, अगर मैं पूछूं कि इस पूरे सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट क्या है, पूरे सेंटेंस का आई है, आई ही कर रहा, रेस्ट आई क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है, कोई और सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। मैं अगर आपसे पूछ दूं कि आई के अलावा इसमें कोई और सब्जेक्ट है, कौन, कहाँ गलत है, कहाँ पे, रेस्ट करना स्टडी वर्ब होता है, रेस्ट करना एक्शन है। कहीं ना कहीं चीज हम रेस्ट कर रहे हैं, आप मतलब कहीं ना कहीं चीजों को मूवमेंट कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और रीडिंग तो एक्शन वर्ब है ही, तो सही है वो। रेस्ट करना एक्शन होता है, आई रेस्ट, आई एम रेस्टिंग, आई हैव रेस्टेड, ठीक है। देखिए, अब एक बात बताओ, अगर आई सब्जेक्ट हमारा है तो आई के अकॉर्डिंग एम आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें मेन वर्ब कितने हैं, इस सेंटेंस में मेन वर्ब कितने हैं, पहले बताओ। दो हो गया ना, एक रेस्टिंग है और एक रीडिंग है, और उसके लिए एक कॉमन हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, क्यों, चूंकि आई मेन सब्जेक्ट है। तो क्या हम आई के साथ इज लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं, तो यहां पर इज काट दो, सही हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहां पर क्या कर लिए, रेस्टिंग और रीडिंग का सब्जेक्ट आई है ना, तो यहां पर एम क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कॉमन। तो मैं अगर हम हमको बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे कि आई एम रेस्टिंग एंड रीडिंग अ बुक, क्यों, क्योंकि दोनों के केस में एम यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। तो सही हो गया ये, यहाँ पर एम क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, यहां से हटा दिए। हम चाहें तो लिख सकते हैं कि आई एम रीडिंग एंड एम, सॉरी आई एम रेस्टिंग एंड आई एम रीडिंग बुक, लेकिन यहाँ पर एम कॉमन कर, क्यों, क्योंकि दोनों के केस में एम क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है, तो कॉमन कर लो इसको, सही हो जाएगा। तो ये सब गलतियां छोटी मोटी हैं, लेकिन गलती आप कर जाते हैं। यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन कॉमन कर लो, इससे बेहतर। एम एम दो बार आ रहा है ना, तो पहले कॉमन कर लिया उसको, आई एम रीडिंग एंड रीडिंग, सॉरी आई एम रेस्टिंग एंड रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं कि दो मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो कॉमन कर लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में कैसे है कि कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर को क्या करते हैं, आप कॉमन कर लेते हैं, है ना। तो उसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको उभयनिष्ठ, पढ़े होगे, है ना। तो हम क्या कर लिए, इसमें एम को कॉमन कर लिए, बस यहां से इज हटा दो, सही हो जाएगा। क्योंकि इज क्यों हटा देंगे, क्योंकि इज तो आता ही नहीं है आई के साथ। और दूसरी बात कि यहाँ पर एम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम ऑलरेडी कॉमन हो चुका है। क्लियर है, चलिए। वी गॉट कंफ्यूज्ड एज वी हैव नॉट एनी आइडिया, we got confused as we have not any idea। बता सकता है इसमें क्या इशू हो गया, as, नहीं नहीं as सही है, देखो सही है, देखो ध्यान देना, एक होता है वर्ड नॉट, एक होता है वर्ड नो, ठीक है। इन दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस बता सकता है क्या है, एक वर्ड नॉट होता है, एक वर्ड होता है नो, नहीं। देखो, नॉट होता है एडवर्ब, क्या होता है, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्या बोलते हैं इसको, जो नॉट हमेशा क्या कैसे काम करता है, एज एन एडवर्ब, ये होता है क्या, नेगेटिव को बोलते हैं। एडवर्ब नॉट का मतलब क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, तो जो निगेट कर, जो किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को निगेट करता हो। आप जानते हैं कि एडवर्ब का इस्तेमाल कहाँ पे करते हो आप, वर्ब के पहले, या एडजेक्टिव के लिए, या किसी एडवर्ब खुद के लिए, है कि नहीं। तो अगर नॉट है तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे करो, किसी वर्ब के पहले, स्वाभाविक सी बात है ना। तो नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, और जो नो होता है ये होता है एडजेक्टिव। क्या होता है ये, ध्यान रखिएगा कि नो क्या होता है, यही दोनों में डिफरेंस है। नो होता है एडजेक्टिव और नोट क्या होता है, एडवर्ब। अब आप जानते हैं कि किसी भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल आप कहाँ पे करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, या उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि नो नो के बाद क्या आएगा,
नाउन आएगा, और इसके इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। चूंकि एडवर्ब वर्ब के लिए, वर्ब के पहले आता है ना, स्वाभाविक सी बात है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है कि वो वी गॉट कंफ्यूज्ड एज वी हैव नॉट। अब बताओ, देखो तो क्या नॉट के बाद कोई वर्ब लिखा हुआ है क्या? एनी आइडिया, एनी होता है प्रोनाउन या डिटर्मिनर, आइडिया भी नाउन होता है, तो गलती कर दी है। तो आप इसको सही कैसे करोगे? या तो सिंपली आप क्या लिखो, हम अगर हम जानते हैं कि नॉट का इस्तेमाल कहाँ पे करोगे, नॉट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, एडवर्ब है तो वर्ब के पहले करेंगे ना, तो नॉट के बाद कोई वर्ब लिखा हुआ है ये नहीं है। पहले बताओ कि ये सेंटेंस किस टेंस में लिखा हुआ है? पास्ट, सिंपल पास्ट में है। तो सिंपल पास्ट में सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं आप? डिड नॉट का। तो इसको सही कैसे करेंगे? तो हम इसको लिख देंगे वी गॉट कंफ्यूज्ड एज वी डिड नॉट। क्या लिखोगे? वी डिड नॉट हैव, देखिए हम क्या बोल रहे थे कि पास्ट टेंस में जब किसी चीज को नेगेटिव बनाते हैं, क्या ऑन हो गया? क्या सही करेंगे इसको बताओ? वी डिड नॉट हैव एनी आइडिया, हो गया। तो हम क्या देखो, अब यह क्या हो गया कि नॉट के बाद क्या लिखा हुआ है? हैव। तो यहां पर हैव मेन वर्ब है, और डिड क्या, हेल्पिंग वर्ब बताए थे आपको कि बी का ये डू का 3 फॉर्म होता है, डू डज डिड। तो यहां पर डिड नॉट। अब बताओ कि नॉट यहां पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हैव। तो इसके पहले आ गया ना, तो नॉट के बाद वर्ब आ गया, तो अब सही हो जाएगा। तो सही कैसे करेगा इसको कि वी गॉट कंफ्यूज्ड एंड वी डिड नॉट, सॉरी वी डिड नॉट हैव एनी आइडिया, अब सही हो जाएगा। तो पहले गलती क्यों हो गया था? क्योंकि नोट होता है एडवर्ब, या किसी वर्ब के पहले आना चाहिए था, आया हुआ है किसके पहले, किसी नाउन या डिटर्मिनर के पहले, है ना। अब सही हो गया। वी डू नॉट हैव एनी आइडिया, एंड हैव क्यों हटेगा, नेगेटिव बनाए हो ना। अब नेगेटिव में क्या होता है, आप जानते हैं कि डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करते हो, बेस फॉर्म। जैसे आपको बोलना है कि मेरे पास बुक नहीं था, तो बोलते ना वी डिड नॉट हैव, ठीक है। तो डिड के साथ वर्ब का बेस फॉर्म तो हैव होता है, बेस फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे बताओ कि जो नॉट हमने लिखा है इसका यूज सही है गलत है, पहले बताओ। क्यों? चूंकि हैव आ गया वर्ब, उसके पहले नॉट नॉट आ सकता है, हो गया आंसर सही, क्लियर है ना। तो ध्यान रखिएगा कि नॉट का इस्तेमाल हमेशा करोगे वर्ब के लिए, ना कि किसी नाउन और प्रोनाउन या किसी, है ना, इस तरह से। आगे देखिए, ये सेंटेंस आपको समझ में आया कि पहले बाउंस करके बताओ, क्या बताओ, क्या दिक्कत हो रहा है? ये हम ये बोल रहे हैं कि नोट होता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब एडवर्ब का इस्तेमाल कहाँ पे करते हो? किसी एडजेक्टिव के लिए, किसी वर्ब के लिए, किसी एडवर्ब खुद के लिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब डिड नॉट लिखे तो नॉट के बाद क्या लिखा हुआ है, हैव। तो हैव वर्ब हो गया ना, इसके पहले नॉट आ सकता है, हो गया, लिख दिया उसको। अब पहले क्या था, नॉट के बाद एनी लिखा हुआ था, तो क्या लिख देंगे, वी गॉट कंफ्यूज्ड एज वी डिड नॉट हैव एनी आइडिया, सही हो गया। क्योंकि वर्ब के पहले तो नॉट आ ही सकता है, आ सकता है ना, तो नोट लिख दिए, ये सही हो गया सेंटेंस। तो ध्यान रखिएगा कि नोट होता है एडवर्ब, और एडवर्ब को हमेशा वर्ब के पहले ही लिखते हैं, वो भी कहाँ पे, मेन वर्ब के पहले। ध्यान रखिएगा कि नोट जब कभी भी सेंटेंस में लिखिएगा तो हमेशा कहाँ पे आएगा, वो मेन वर्ब के पहले। नोट हमेशा मेन वर्ब के पहले ही आता है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे एक सेंटेंस, ही हैज नॉट कम। अब बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है? ही हैज नॉट कम, सही है ना भाई, स्वाभाविक से नेगेटिव बना दिया, वो अभी नहीं आया है। ये कम हमारा क्या हो गया, थर्ड फॉर्म होता है, कम 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 ही होता है, थर्ड फॉर्म। तो नॉट मेन वर्ब के पहले आ गया, सही हो गया। तो ये निगेट कर दिया ना कि वो आया ही नहीं है, वर्ब के लिए आया है। तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन नॉट आएगा मेन वर्ब के पहले, निगेट कर दिया इसको, वर्ब के पहले आ गया, सही हो गया, ठीक है। ये चीज होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वी हैड नो, बताओ अगला सेंटेंस सही है गलत? वी हैव नो फूड। कितने लोग मानते हैं कि सेंटेंस सही है पहले से ही? बताओ जल्दी। सही है, क्यों सही है? हाँ तो
हाँ, हम क्या बताए कि यहां पर फूड क्या है बताओ, फूड नाउन है ना, फूड नाउन है, और उसके पहले क्या आया, नो क्या होता है बता, अभी लिखवाए थे ना कि नो क्या होता है, नो होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या लिखते हैं आप, नाउन ही लिखते होंगे, स्वाभाविक सी बात है, तो सही हो जाएगा ये। अब मान यहाँ पे लिखते वी हैड नॉट फूड, गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि नोट आता है वर्ब के पहले, आप लिख दिया नाउन के पहले, गलत हो जाएगा वो। तो वी हैड नो फूड, तो यहाँ पर नो क्या है, ये एडजेक्टिव है, और फूड क्या है, नाउन है, तो दोस्त मॉडिफाई कर देगा वो, इसको बोलते हैं निगेटिव कर, मतलब नेगेटिव ये होता है, ये नेगेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। वी हैड नॉट फूड, क्या गलती कर दी है, फिर वही गलती कर दी है, देखो तो अब क्या बताया कि नॉट के बाद आप क्या यूज करते हैं, नॉट के बाद क्या यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं, अब लिख दिया नाउन। तो इसको सही कैसे कर रहे हैं, एक तरीका तो ये है कि वी हैड नो फूड कर दें, है ना। इसको लिखने का दो तरीका है, या तो सही करो क्या, वी हैड क्या, नो फूड, एक तरीका और है, एक तरीका ये है, ये देखिए कि वी हैड नो फूड जो है ये किस टेंस में लिखा हुआ है, कौन सा पास्ट, सिंपल पास्ट, क्योंकि हैड हुई होता है ना, तो यहाँ हैड क्या है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब का, किसका है, सेकंड फॉर्म है हैव या हैज का, है ना। तो जब ये सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट टेंस में जब किसी चीज को नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं आप, डिड का, क्या, तो यहाँ पे क्या हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि वी डिड क्या, नॉट, और बताओ, अब देखिए क्या यहाँ हम डिड के बाद हैड लिख दें, क्या इस डिड के बाद हम हैड लिख दें, नहीं, क्यों, क्योंकि डिड अगर हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लिखते हैं, अब बेस फॉर्म क्या होता है, हैड का क्या होता है बेस फॉर्म, हैव, आप जानते हैं, हैव नो फूड, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है। लेकिन हम यहां पर क्या हुआ कि दो दो, यहां पर दो सही करना पड़ेगा, एक सही करना पड़ेगा नॉट, एक सही करना पड़ेगा नो, तो उससे बेहतर क्या है कि सिंपली आप क्या करो, सेंटेंस को नेगेटिव बना दो, लिख दो वी डिड नॉट हैव, सॉरी एक गलती कर दिया आप, इसको हटाओ, नो काटो यहाँ से, ये गलती कर दी है, सिंपली क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट हैव फूड, सिंपली। अब यहां पर बताओ, यहां पर नोट का इस्तेमाल सही है गलत है, अब यहां पर हैव मेन वर्ब हो गया ना, तो बताए थे कि मेन वर्ब के पहले ही नोट आता है, तो वी डिड नॉट हैव फूड हो गया आंसर सही, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। यहां पर नोट क्यों गलत हो गया, क्योंकि एडवर्ब होता है, एडवर्ब वर्ब के पहले आता है, मेन वर्ब के पहले, यहां पे इस्तेमाल कर दिया नाउन के पहले, है ना। अब इसको हम नेगेटिव बना देंगे तो क्या लिख देंगे, वी डिड नॉट हैव फूड, सही हो जाएगा, क्लियर है, आगे बढ़े, किसी को पूछना भी है कुछ, कोई क्वेश्चन, नहीं, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, माई फादर टुक अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, टुक होम अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर अस, क्या होगा, सही है, कितने लोग मानते हैं कि सही है, पक्का। देखिए एक वर्ब होता है टुक, मतलब कितने लोग मानते हैं कि सही है, हाउ मेनी थिंक दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी राइट, माई फादर टुक होम अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर अस, इसका मतलब, इसका मीनिंग को बताओ हमको, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, लाए हैं, लाए हैं ना, ध्यान अभी आप ध्यान से सुनिए, क्या बोला आपने, क्या बोला, लाए हैं, तो लाना का मीनिंग क्या होता है, ब्रिंग की टुक, ब्रिंग होता है ना, तो घर से में आप गिफ्ट लेके आ रहे हैं तो क्या लिखोगे, ब्रिंग ना, अब लिख के दिए हैं टुक, तो ध्यान देना मिस्टेक कहाँ पे हो गया है, एक वर्ड होता है टुक समथिंग, अरे यार बार बार वही लिख दे रहे हैं हम, लिखना क्या है, लिख देते हैं कुछ और, देखिए यहाँ होता है टेक समथिंग, टेक समथिंग, है ना, फ्रॉम समवेयर, टेक समथिंग कहाँ से कुछ कहीं से कुछ लाते हैं आप, क्या करते हैं कि लेके जाते हैं, फ्रॉम समवेयर, ठीक है। देखिए टुक का मतलब होता है लेके जाना, अगर आप कुछ लेके बाहर, घर से बाहर कुछ लेके गए तो क्या इस्तेमाल करोगे, टेक समथिंग, टेक का टुक, टेक टुक टेकन हो जाएगा, तो टेक समथिंग समवेयर का मतलब है कि घर से कुछ लेके आप जा रहे हैं, लेकिन घर बाहर से कुछ घर में लेके आ रहे हैं तो क्या इस्तेमाल करते हो, ब्रिंग समथिंग, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग समथिंग मतलब क्या, क्या होगा बताओ, ब्रिंग समथिंग मतलब कुछ घर में कुछ लेके आना, तो यहां पर बताओ फादर कुछ घर से लेके गया है, घर में कुछ लेके आया है, लेके आया होगा ना, और अभी सेकंड फॉर्म में है ये, तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ब्रिंग ब्राउट, ब्राउट, तो क्या हो जाएगा, माई फादर, सो काटो, माई फादर ब्राउट होम
BROG, माई फादर ब्राउट होम अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फॉर अस। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, टेक का मतलब होता है घर से लेके जाना, और ब्रिंग का मतलब घर में कुछ कुछ लेके आना। ठीक है ना? तो सेंटेंस आपके सामने है, आपके पास बुद्धि तो है खोपड़ी अप्लाई करने के लिए। ब्राउट मतलब लाना होता है, तो लेके आया हो, लेके थोड़ी चलो भाई बर्थडे है आज बेटी का गिफ्ट लेके किसी और को जाकर दे देते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ला के दिया होगा अपने बच्चों को, वो है कि नहीं? तो माई फादर ब्राउट होम अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर अस। क्लियर है? आगे बढ़े। तो ध्यान रखिएगा कि टू का मतलब क्या होता है, लेके जाना, ब्रिंग का मतलब लाना। क्लियर है? इस तरह से द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक एट सेवरल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 10, ओवरफ्लो होगा ना? हैज के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, एक वर्ब होता है फ्लाई, जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा, फ्लाई का मतलब क्या होता है? फ्लाई, फ्ल्यू और फ्लोन, FLOWN, नहीं होता है ना? फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन होता है। लेकिन बताओ फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना। अब पानी तो उड़ेगा नहीं, नदी आकाश में उड़ रही है, ऐसा होता है क्या? तो फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन कब होता है? जब फ्लाई किससे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर बात हो रही है रिवर की, नदी की, तो नदी तो आकाश में उड़ेगा नहीं। ये ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि ऊपर पानी जो है उसके बैंक जो तट से ऊपर चला गया है ना? जो उसका लेवल था काफी हाई चला गया और पानी बाहर मतलब, तो हम देख रहे हैं कि जो ओवरफ्लो है, तो हम देखते हैं सर ओवरफ्लो है फ्ल्यू फ्लोन कर देते हैं, नहीं। जो ओवरफ्लो एक वर्ब होता है। ओवरफ्लो क्या होता है? एक वर्ब होता है, लिख लीजिएगा, ओवरफ्लो। बैंक मतलब होता है, बैंक वो बैंक वाला नहीं है पैसा जमा करने वाला बैंक, यहाँ बैंक का मतलब है रिवर का जो किनारा होता है ना, तट जिसको बोलते हैं। ठीक है ना? जो अरे बोलते हैं ये बैंक ऑफ द रिवर, नदी का किनारा, है ना? तो उसी को हम बोलते हैं बैंक। यहाँ पर बैंक मतलब पता चला बाहर जाओगे भेजा के पैसा के चक्कर में। ठीक है? अब नाम सुने बैंकर है, चलो पता पैसा वैसा बैठ रहा है, चलो चलते हैं। अच्छा, बैंक का मतलब क्या है? किनारा। ठीक है? रिवर ऑफ द बैंक। देखिए इधर ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? कोई चीज जब पानी क्या हो जाए तो फ्लो, है ना, आउट ऑफ इट्स लिमिट। ठीक है? तो ओवरफ्लो का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म को बता सकता है क्या होता है? ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, ये हो गया V1 फॉर्म। इसका V2 को बताओ। ओवरफ्लोड, 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 FLOWED। हाँ, और V3 भी क्या होगा इसका? ओवरफ्लोड ही होगा, ओवर, FLOWED। तो बताओ गलती क्या कर दिए थे यहाँ पे? ओवरफ्लो, ओवरफ्लोन नहीं, गलती क्या कर दिए थे? फ्लोन। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। ठीक है? तो क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ? ये गलती हो गया ना? द रिवर हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक एट सेवरल प्लेसेस, ये आंसर हो जाएगा। तो कई बार हम समझ लेते हैं कि ओवरफ्लो है, फ्लू है, फ्लोन लगा दे, नहीं, वो ध्यान रखिएगा, वो उड़ने के केस में होता है। और नदी का भी, पानी का भी आकाश में उड़ता नहीं है। ठीक है? यहाँ पर बात हो रही है कि नदी जो है अपने लिमिट से ज्यादा क्रॉस, बैंक जितना उसका मतलब किनारा है, उस किनारे के ऊपर उसका पानी बहना शुरू हो गया है। ठीक है? यानी कि जो जितना कैपेसिटी है उसको वाटर को होल्ड करने का, उससे ज्यादा पानी हो गया, है ना? तो क्या बोलते हैं उसको? ओवरफ्लो करना। लेकिन ओवरफ्लो का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। और ओवरफ्लोन मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है? एनी डाउट? आगे बढ़े, चलिए। अब नेक्स्ट है द वर्कमैन सोड द प्लैंक इन हाफ। प्लैंक मतलब पटरा, कोई जिसे कैसे काट के हाथ कर देना। प्लैंक मतलब क्या होता है? पटरा, लकड़ी, पटरा नहीं, पटरा जो पटरा वटरा लकड़ी का जो होता है। प्लैंक मतलब वही है, कोई फ्लैट जो लकड़ी का, हाँ हाँ एग्जैक्टली वही, उसी को पटरा बोलते हैं। तो बताइए कि द वर्कमैन सोड द प्लैंक इन हाफ, कुछ दिख रहा है आपको? SOWS, अरे ये हो गया इधर। बताइए इसमें कुछ इधर दिख रहा है आपको? इसमें कुछ इधर दिख रहा है? देखिए दो वर्ब होता है, एक होता है वर्ब हमारा, एक वर्ब होता है सो। इसका मतलब बता सकता है क्या होता है सो का मतलब? हाँ, एक होता है सा, SAW। सो का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज आप पेड़ पौधों को रोपते हैं मिट्टी में, ठीक है, सो का मतलब क्या होता है? रोपना। जब कोई मिट्टी में किसी चीज को आप रोपते हैं तो क्या होता है? और सा का मतलब क्या होता है? नहीं, वो तो है, सी सा सिन होता है, लेकिन सौ एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को आरी से काटना। ठीक है ना?
हाँ है? तो 100 मतलब सेकंड फॉर्म हो गया ना, ये फर्स्ट फॉर्म है 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 100 मेन एक बेस फॉर्म है, मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? आर से काटना। इसका सेकंड फॉर्म बताओ क्या होता है? V2 फॉर्म और V3 फॉर्म बता सकता है। सो सोड, SOWED, और थर्ड फॉर्म होता है सोन, SOWN। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई चीज मिट्टी में रोपना, पेड़ पौधा रोपना, किसी चीज को रोप देते हैं, हाँ, प्लांट को रोपना। और इसका मतलब क्या होता है? सा का मतलब आरी से किसी चीज को काट देना। ठीक है, तो सॉ का मतलब क्या होता है? सॉर्ट, SAWED। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? SAWN, सॉन, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब आपका मीनिंग आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, दिमाग आपके पास है ही। ठीक है, अब बताइए कि क्या यूज करोगे? सो का मतलब यहां पर मीनिंग काटने का है कि रोपने का है? अब पटरा को थोड़ी जाकर रोपोगे, प्लैंक को थोड़ी जाकर मिट्टी में सर वापस पटरा निकलेगा, ऐसा तुम गलती कर दिया ना। यहां पर मीनिंग क्या है? काटने का, कि उसने पटरा को आधा मतलब आधा काट दिया, है ना। तो यहां पर क्या लिखोगे? ये वाला कि ये वाला? क्या लिखें? अब चूंकि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किए हैं सोड, तो यहां पर क्या लिखेंगे? सॉर्ड, ये वाला, है ना। तो ये गलत हो गया। क्या लिखोगे यहां पे बताओ? SAWED, सॉर्ड। द वर्कमैन सॉट द प्लैंक इन हाफ। इसका मतलब क्या होगा? उसने आरी से काट दिया उस प्लैंक को आधा। ठीक है, तो यहां पर मीनिंग रोपने का नहीं है, यहां पर मीनिंग काटने का है। तो काटने वाला मीनिंग कौन होता है? सॉ होता है, सेकंड फॉर्म्स है। जैसे लिख सकते थे, सही बात है, लेकिन वहां पर पास्ट टेंस लिखा हुआ है ना, सॉर्ट लिखा हुआ है, तो सॉर्ट हो जाएगा सेकंड फॉर्म इसका। अब देखना है किस टेंस में है। ये सो को मतलब, हाँ देखो ये लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है ये है सो, सोट, सोन, सौ, सॉर्ट, सॉर्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये है काटने वाला, ये है रोपने वाला। मीनिंग आपके सामने है, इसलिए हम लिख भी दिए थे, हमको ध्यान नहीं था, हम देखे भी नहीं। ठीक है, तो यही सब चीजें, अब यही सब पूछेगा कहां से? फिल इन द ब्लैंक्स में, फ्लोट टेस्ट में तो दे देगा, कहेगा सर अब टिक मार के आ गया 100 वाला, गलत हो जाएगा। नीचे कर रहे हैं। अरे तो जितना करवा देते हैं उतना कर लो, बाकी तो पीडीएफ मिल ही जाएगा, यही सब आपके लिए मेन चीज है। वोकैब का तो मिल ही जाएगा आपको। मेन है देखो, ग्रामर जितना आपका स्ट्रांग रहेगा उतना वोकैब स्ट्रांग हो जाता है। आएगा सब भर में आएगा, बहुत आएगा अभी, तो क्या परेशान हो रहे हो गया, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो दिस एक्टिविटीज डज नॉट कंफर्म विद द रूल्स। देखिए क्वेश्चन, देखिए अब, डज नॉट, हाँ सॉरी, डू नॉट कंफर्म विद द रूल्स। बताइए, अब देखिए इसका एप्लीकेशन सही है गलत है, हालांकि आपके सामने आंसर भी लिखा हुआ है। देखिए कंफर्म का मीनिंग भी लिखा हुआ है और कंफर्म का भी मीनिंग लिखा हुआ है। दिस एक्टिविटीज, ध्यान से देखिए, आंसर आपके सामने है, चोरी कर लो, बताओ जल्दी कोई क्या होगा। अब देखिए दो शब्द होता है, एक होता है कंफर्म, ठीक है, और एक होता है कन्फर्म। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई चीज सुनिश्चित करना, निश्चित करना कोई चीज सही या गलत है कि नहीं, या रेटिफाई करना, है ना, सुनिश्चित करना। और कंफर्म का मतलब होता है टू कंप्लाई या टू एडहेयर या टू बी अकॉर्डिंग टू रूल, यानी कोई चीज अगर अकॉर्डिंग टू रूल है, नियम के अनुसार है ना, या कोई कंप्लाई, किसी चीज को कोई पालन कर रहा है, तो उसको हम क्या यूज करते हैं? कंफर्म, और ये कंफर्म होता है। तो यहां पर देखिए, तो मीनिंग जो है, ये कोई चीज सुनिश्चित करने का है कि कोई चीज नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, इसकी बात हो रही है। सुनिश्चित करने का है नहीं, यहां पर ये बोल रहा है कि जो एक्टिविटीज है वो नियम के अनुसार नहीं है, नॉट टू बी अकॉर्डिंग टू द रूल, है ना। तो यहां पर मीनिंग चाहिए किसका? कंफर्म का, लिख क्या दिए हैं? कंफर्म का। कंफर्म का मतलब कोई होता है क्या? श्योर करना। तो यहाँ मीनिंग श्योर करने का नहीं है, करा कि जो एक्टिविटीज है ना वो नियम के अनुसार है ही नहीं, तो गलत हो गया वो। तो जो नियम के अनुसार नहीं होता है उसको, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? कंफर्म, टू बी अकॉर्डिंग टू। ठीक है ना, यानी इसका मतलब क्या हो जाए? कंफर्म का मतलब क्या? ये नॉट टू बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स, है ना। तो इसका तीनों मीनिंग होता है, कंप्लाई, सब मीनिंग एक ही है, अलग अलग डिफरेंट है, बस लिखने का तरीका अलग अलग। ठीक है, टू एडहेयर टू बी अकॉर्डिंग टू कंप्लाई। ठीक है, तो जो कंफर्म का मीनिंग ये है, कंफर्म का मीनिंग ये है। अब सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको देखना ये है कि दोनों में से किसका मीनिंग यहां पर सुटेबल है अप्लाई करना। ठीक है, हैं? वही कंप्लाई करना, इसका सिनोनिम्स हो गया वो, पालन करना। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि आपका खोपड़ी का चलना, आपकी खोपड़ी का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सोचिएगा कि सर के पढ़ा के निकल जाए, संभव नहीं है, हम तो एग्जाम में रहेंगे नहीं।
एग्जाम में आप रहिएगा, इसलिए हम आपको इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि थोड़ा सा ना अपना भी बुद्धि 10% लगा लिया कीजिए, तो हमेशा फायदे में रहोगे। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कहा भी जाता है कि नहीं? हाँ, ये इसका बोले सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, श्योर करना, निश्चित करना आप कह सकते हैं, ठीक है ना, रीजनिंग नहीं हो। हाँ, इसका मतलब होता है कोई चीज नियम के अनुसार होना, नियमानुसार कह सकते हैं, नियमानुसार, या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अनुसार होना, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है, ये सेंटेंस है, बाकी आप अप्लाई करना जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए ना अपने प्री ऑक्युपाइड नहीं होना है कि सर हम पढ़ लिया सीधे आंसर पे कूद गए, नहीं, पहले समझो क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्या हमको अप्लाई करना है, क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है, तब आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर है? क्या करते हैं, क्या नहीं समझ में आया? हम ये बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर दिस एक्टिविटीज कर, ये एक्टिविटीज सुनिश्चित कर रहा है कि ये एक्टिविटीज नियम के अनुसार नहीं है, पहले ये बताओ। बोला है डज नॉट कंफर्म, यानी कि ये नियम अनुसार नहीं है, ये बोल रहा है जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं वो नियमानुसार नहीं है, तो कंफर्म हो जाएगा ना, ये थोड़ी है कि ये एक्टिविटी सुनिश्चित कर रहा है। यहाँ पर मीनिंग सुनिश्चित करने का नहीं है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि एक्टिविटीज नियमानुसार है ही नहीं, तो क्या कंफर्म लिख देंगे, कंफर्म थोड़ी हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा सिंसियर रहिए, ठीक है ना। अगर खोपड़ी नहीं चलाओगे उलट जाओगे, क्योंकि हम आपको कभी भी रटना नहीं सिखाते हैं। अगर आप दिमाग में अलर्ट नहीं, ये अगर क्लास में अलर्ट आप नहीं रहते हैं, अगर आप दिमाग नहीं चलाते हैं, तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आएगा आपको। हम जानबूझ के चीजों को ट्विस्ट करते हैं। अब देखो इसमें यहाँ पर डू क्या है बताओ, मेन वर्ब के लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा ना, लिंकिंग किसे हो जाएगा, डू तो दूसरा चीज। डू यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर दो वर्ब है, एक कंफर्म है, एक डू है। तो पहले वाला हेल्पिंग वर्ब होता है, बाद वाला मेन वर्ब होता है, आप जानते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ना डू लिंकिंग वर्ब है ना एक्शन वर्ब है, यहाँ पर सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हाँ, कंफर्म मेन वर्ब हो जाएगा। आगे आगे देखिए, ही हैज एक्सट्रीमली टायर्ड बट स्लीप एल्यूडेड हिम, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड बट स्लीप एल्यूडेड हिम। आंसर भी लिखा हुआ है, देखिए एल्यूड हो जाएगा ना, देखिए इस एल्यूड का मतलब होता है कोई चीज रेफर करना, किसी को कुछ बताना, ठीक है। और इसका मतलब होता है टू एवेड या स्केप, बच के निकल जाना। तो बताओ कि यहाँ पर जो इसका मीनिंग क्या है, ही वो इतना वो थका हुआ था, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि उससे नींद जो है बच के निकल गया, मतलब उसको नींद आया ही नहीं, नींद नींद जो है उसे एस्केप करके निकल गया, ठीक है। तो एस्केप का मीनिंग इसमें है, किसमें है? तो यहाँ पर क्या हो जाए, गलती क्या कर दिए, तो यहाँ पर हम किसी को रेफर, स्लीप किसी को रेफर करता है क्या? जो नींद है किसी को कुछ रेफर करेगा? ऐसे मीनिंग लग रहा है कि ये एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। तो एल्यूड का मतलब होता है इवेड या एस्केप कर जाना, है ना, उससे एस्केप कर गया, उससे मतलब उसको नींद आया ही नहीं, खत्म, ठीक है ना। मतलब थका हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ होगा, किसी भूत को देख लिया होगा वो, या हो सकता है कि कोई ज्यादा डिप्रेशन में होगा, तो उसको, हाँ तो उसको ऐसा क्या तो नींद उसको आया ही नहीं, नींद उससे स्केप कर गया, उड़ गया, ठीक है, आया ही नहीं उसको नींद। तो एल्यूड और एल्यूड ध्यान रखिएगा। तो यही सब वोकेब है, यही सब आपको कमांड करना है, दे एग्जाम में आपको सॉल्व कर देना है, बस हो गया एग्जाम, और क्या होता है। बाकी अलग से वोकेब का सीट आपको मिलेगा, डोंट वरी, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। आगे देखिए, लिख लिए सब, लिखिए जल्दी। दिक्कत है कि टाइम कम मिलता है, आधा एक घंटा मिलता है ना, तो अच्छा खासा क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं हम। लिख लिए, हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्या, नहीं नहीं वो हाँ एलुडेड हो जाएगा, क्योंकि ये तो बेस फॉर्म है ना, ये तो बेस फॉर्म है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एलुडेड एलुडेड हो जाएगा, ये चीज बोल रहे हैं। वो तो हम लिख दिए हैं बताने के लिए आप, कि एल्यूड होता है बेस फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल फॉर्म को ही हम बेस फॉर्म बोलते हैं या V1 बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ ये वाला एल्यूड, ये, अरे तो गजब हाल, हम अरे तुम अपना दिमाग लगाओ ना यार। हम तो बोलते रहे हैं कि इसका मतलब इवेड या स्केप करना, मतलब निकल जाना, नींद ना आना, ठीक है। तो स्लिप क्या हो गया उससे, अब बताओ कि तुम खुद सोचो कि क्या स्लिप किसी को रेफर करेगा क्या? नहीं, वो स्केप कर सकता है, किसी को नींद आया ही नहीं, तो कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा खोपड़ी का इस्तेमाल कर लिया करो। देखो एक कहानी याद आ गया, एक कहीं हमारे एक टीचर थे, मतलब एक स्टोरी बताया करते थे। बोले कि एक आदमी ना पढ़ाई कर रहा, मतलब
किसी पत्थर को तोड़ रहा था चप्पल से, चप्पल से, हाँ। तो रास्ते में कोई राहगीर रहा होगा, तो उसने कहा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब एकदम दिमाग नहीं है, कभी आपने खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। वो खोपड़ी आके मार दिया पत्थर पे। ठीक है। तो आप कहने का मतलब वही है कि आपको जब हम बोलते हैं खोपड़ी का इस्तेमाल, मतलब पटक मत देना उसको। खोपड़ी का इस्तेमाल करने का मतलब खोपड़ी, दिमाग, दिमाग इस्तेमाल करना सीखिए, दिमाग लगाइए, ब्रेन का यूज कीजिए। ठीक है, ये चीज। आगे बढ़े। देखिए, द एविडेंस वाज कोलाबोरेटेड बाय टू विटनेस। देखिए, अब जो समझ रहे हैं उनके लिए आंसर फटफट निकल रहा है। मैं इसलिए बोलता हूँ अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करता है। कोई नहीं, फिर भी आप एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम, आपका लगता है इंग्लिश मीडियम है ना, हाँ, इसलिए हम समझ जाते हैं ना। जिनका इंग्लिश मीडियम है थोड़ा सा उनका ट्यूनिंग फास्ट होता है, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होते हैं वो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एविडेंस का मतलब क्या होता है, साक्ष्य, है ना। वाज, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, वो आपका भी फोकस हम बढ़ाएंगे, एक्टिव पैसिव तो बताएंगे, पहले तो ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है, कोलाबोरेटेड। अब देखो यहाँ पर कोलाबोरेट का मीनिंग क्या है, टू असिस्ट या टू वर्क टुगेदर, किसी को, किसी की सहायता करना या साथ साथ काम करना। तो देखना, और दूसरा मीनिंग क्या है, कोरोबोरेट, इसका मतलब तो प्रूव समथिंग या रेटिफाई समथिंग, कोई चीज साबित करना। तो देखो कि सेंटेंस में मीनिंग चाहिए साबित करने का कि सहायता करने का। साबित करने का, कि जो जो विटनेस क्या करता है, सहायता करेगा कि प्रूफ करेगा। अब कह रहा है कि एविडेंस तो प्रूफ करता है ना, द एविडेंस वाज क्या, कोरोबोरेटेड बाय टू विटनेसेस। यानी कि जो एविडेंस है वो क्या किया, उसको किससे प्रूफ किया गया, दो विटनेस से। विटनेस क्या होता है, गवाह जिसको बोलते हैं, है ना। तो कोरोबोरेट का मतलब क्या, कि प्रूफ कर दिया गया। तो एविडेंस क्या कर दिया गया, दिस एविडेंस वाज कोरोबोरेटेड बाय, यानी टू प्रूव्ड बाय टू विटनेस। हाँ, ये कोरोबोरेट होता है। तो जैसे देखिए, कोरोबोरेट से क्या बना, कोलाबोरेशन। तो उसका मतलब क्या होता है, सहयोग, साथ में वही चीज असिस्ट है। और असिस्ट का मतलब क्या, सहायता करना होता है या साथ साथ काम करना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मीनिंग किसका लिखोगे, कोरोबोरेटेड का। अब चूंकि ये टेंस, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, कोरोबोरेटेड, क्या लिख दोगे, वाज कोरोबोरेटेड बाय टू विटनेसेस। तो ये लिखोगे, ये बोला, ये गलत है। ये जो है ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये सही है। तो इसका मीनिंग होता है टू प्रूव समथिंग और टू रेटिफाई समथिंग। ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है सहायता करना या साथ साथ काम करना। तो आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, मीनिंग भी लिखा हुआ है, अब देख लो भाई क्या अप्लाई करोगे। समझ में आ रही है बात, आ रही है ना। चलो, दिस शिप ड्रॉन टू द बॉटम, देखिए थोड़ा सा खींच दे रहे हैं क्योंकि अभी सर आज आएंगे नहीं, तो समय का यूटिलाइज कर लेते हैं, है ना, ऐसे भी बैठा रहता है आधा एक घंटा। दिस शिप ड्रॉन टू द बॉटम ऑफ द सी। बताइए, डूब, ड्रॉन मतलब डूब के ऊपर ऊपर आ जाना, दोनों मतलब डूबना ही होता है। ध्यान रखिएगा, ड्रोन का मतलब भी डूबना है और सिंक का मतलब भी डूबना है। लेकिन कब, कहां, कैसे, क्या इस्तेमाल करते हैं हम सीखेंगे अभी। देखिए, यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या है, बताओ, सब्जेक्ट है। ड्रोन हमारा मेन वर्ब है। ठीक है। और टू द बॉटम ऑफ द सी क्या है हमारा, ये बता रहा है क्या, ये एडवर्ब है कि कहाँ डूबा वो, तो समुद्र के एकदम नीचे। ठीक है। टू हमारा प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद लिखे गए जो भी नॉन प्रोनाउन क्या होते हैं उसका ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। डूबना होता है, हाँ। लेकिन एक चीज डिफरेंस क्या है, कि ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं बताओ। ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं हमेशा, देखिए, जब आप पानी में कोई इंसान गिर जाए या कोई जानवर गिर जाए और वो सांस न ले पाने के कारण वो अगर डूबता है तो उसको बोलते हैं ड्रोनिंग। यानी कि ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ पे करोगे, लिविंग थिंग्स के लिए। कहाँ, किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। ड्रोन कौन करता है, लिविंग थिंग्स। ध्यान रखिएगा। और सिंक कौन करता है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। तो ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ पे करोगे, जहां पर कोई जानवर, कोई इंसान डूब जाए, है ना, उसको वहां पे ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। और सिंक डूब, तो कहाँ पर कोई जहाज डूब गया, है ना, कोई बस डूब गई, है ना, कोई एरोप्लेन डूब गया, सब नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके इसमें क्या लगाएंगे, सिंक। हाँ, सिंक, ध्यान रखिएगा, सिंक सैंक सैंक होता है। ठीक है ना। और ड्रॉन ड्रॉन ड्रॉन्ड होता है। तो यहाँ क्या लिखा होगे, अब सेकंड फॉर्म है सिंक सैंक हो जाएगा। द शिप सैंक, SANK, द शिप सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी। अब बताओ कि यहाँ पर शिप क्या है, लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स है। स्वाभाविक सी बात है, तो क्या आ जाएगा, सिंक आ जाएगा, है ना। अब मैं बोल दूं कि राम सिंक टू द बॉटम ऑफ द सी,
गलत हो जाएगा, क्योंकि राम तो क्या लिविंग थिंग्स होगा, तो ड्रॉन लिखना पड़ेगा हमको। तो जब कोई लिविंग थिंग्स अगर डूबे तो उसके लिए क्या लिखते हैं आप, ड्रॉन। और जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स डूबता है तो क्या लिखते हैं आप, सिंक। तो आज के बाद गलती मत करना। डिफरेंस क्लियर है, इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? अच्छा, आप ही से पूछ रहे थे इसलिए बोल रहे। 10 मिनट और देखिए, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, द न्यूज वॉज टेलीकास्टेड ऑन ऑल चैनल्स। क्या होगा बताइए? द न्यूज वॉज टेलीकास्टेड ऑन ऑल चैनल्स। सही है ना? है? देखिए, कुछ ऐसे वर्ब्स के फॉर्म होते हैं जिनका V1 V2 और V3 तीनों सेम होता है। यानी कि वो टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, कट कट कट, पुट पुट पुट, बीट बीट बीट, है ना? यानी कि उनका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमेशा सेम रहते हैं। यहाँ क्या गलती कर दी है देखो, ईडी गलती कर दिया ना, टेलीकास्ट होगा सिंपली, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हम लिख भी दिए हैं कि कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, ठीक है, यानी इट हैज कॉस्टेड मी 10 रुपीज, ऐसा गलत हो जाएगा। वो कॉस्ट 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 ही होता है, ठीक है। कॉस्ट नाउन भी है, कॉस्ट भर भी होता है। देखिए अगला एग्जांपल देखिए, इट हैज कॉस्टेड मी 100 रुपीज, मतलब मुझे इतना लगा, नहीं बोलता हमको इतना खर्चा हो गया, 100 रुपये का इसका दाम है ना, किसी चीज का। इसका मतलब क्या है कि इसका दाम 100 रुपये है, नहीं बोलते हम लोग 100 रुपये मुझे लगा, तो क्या बोलोगे, इट हैज कॉस्टेड मी 100 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गलती कर दी है, एडी हट जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉस्ट 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 ही होता है। यानी कि इनका V1 फॉर्म, इनका V2 फॉर्म और इनका V3 फॉर्म क्या होता है हमेशा, बताओ? सेम रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सेम, ठीक है। तो यानी कि इनके साथ हमेशा ईडी फॉर्म नहीं आता है, मतलब थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सेम रहता है। इट हैज क्या लिखोगे, इट हैज कॉस्ट में 100 रुपीज। सम वर्ब्स हैव सेम V1 V2 V3 फॉर्म्स। अब वो हम जितने भी वर्ब लिखे गए हैं ये क्या होते हैं, इनका V1 फॉर्म, V2 फॉर्म और V3 फॉर्म क्या रहते हैं, सेम रहता है। हाँ। हाँ तो सही हो जाएगा। कास्टिंग देखिए, वो देखिए आएगा, जैसे देखो एक वर्ब होता है कास्ट, जानते हैं आप? तो कास्ट का मतलब देखो, कास्ट नाउन भी होता है और कास्ट वर्ब भी होता है, ठीक है। तो कास्ट का आप वोट को भी कास्ट करते हैं, उसको बोलते हैं टू रजिस्टर वोट। कास्ट का मतलब टू लॉन्च करना भी होता है, और कास्ट का मतलब जो सिनेमा में काम करने वाले लोग उसको भी कास्ट बोलते हैं, है कि नहीं, जानते हैं आप, है ना? तो वही उसी से बना कास्ट, बना कास्टिंग, ठीक है ना। तो कास्ट हमारा क्या है, नाउन भी है और नाउन वर्ब भी है। तो नाउन के केस में क्या हो जाएगा कि जो रोल करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन रोल किया है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन विलेन है, तो जो भी मेंबर्स हैं उस मूवी के, जो भी रोल किए हैं उसको भी हम कास्ट बोलते हैं। और एक होता है कास्ट ये वाला, जिसको जाति बोलते हैं, CASTE, ये कास्ट होता है, ये होता है जाति। क्या होता है ये, जाति। जो हम लोग ने अभी हो रहा है कास्ट सेंसस, तो क्या लिखोगे कास्ट सेंसस में, ये वाला कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जाति जनगणना हो रहा है वो, जिसको बोलते हैं कास्ट सेंसस। तो ये है जाति वाली बात, ठीक है। तो ये है कास्ट, ये है कास्ट, क्लियर। हालांकि इसमें भी आएगा, इसका इसका भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होता है, देखो लिखा कहीं होगा इसमें, देखो ये लिखा हुआ है कास्ट, ठीक है। इतना लिख लो पहले, हाँ ठीक है, इतना लिख लिए इतना। आज यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक पूरा लिख लो, बस यहाँ तक लिख लीजिए। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाकी यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए आप। क्या लिखवाए हैं कि सम वर्ब्स हैव सेम V1 V2 V3 फॉर्म्स, यानी कि इनका टेलीकास्ट 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 ही रहेगा, ब्रॉडकास्ट 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 ही रहेगा, कॉस्ट 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 ही रहेगा, कट 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 ही रहेगा, हमेशा सब सेम रहते हैं। चलिए रिकॉर्डिंग फिर